सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 181। तुम दोनों जाओ, चिंता मत करो। अगर हम उन्हें हरा नहीं पाए तो क्या हम भागेंगे नहीं? तुम दोनों ही अगर घायल हुए तो मुझे और चेनफा को घसीटकर नीचे गिरा दोगे। वांग युदाओ ने बाइलियन की तरफ देखा और जोर से कहा। इस वक्त उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाइलियन औरत है या नहीं। वांग युदाओ की बातें सुनकर बाइलियन थोड़ा स्तब्ध रह गया। जल्दी करो और जाओ, वांग युदाओ ने दागे र की तरफ भौहें चढ़ाते हुए कहा। वांग युदाओ की बातें सुनकर दागे र ने अपने होंठ काटे, फिर बाइलियन से कहा, जाओ। दागे र द्वारा खींचे जाने पर बाइलियन आखिरकार होश में आई। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा, फिर दागे र के साथ तेजी से पीछे हट गई। बाइलियन और दागे र को जाते हुए देखकर 7 आदमियों में से 2 बाहर निकले और बोले, जाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों आदमी वांग युदाओ की तरफ दौड़े और चेनफा ने तुरंत अपनी बंदूक उठा ली। कोई भी उसकी बंदूक को चकमा नहीं दे सकता था, खासकर इतनी दूर से। एक गोली चली जो एक व्यक्ति को लगी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं लगी। ये स्पष्ट था कि पास आ रहा व्यक्ति वाकई एक माहिर व्यक्ति था जो महत्वपूर्ण जगह से बच निकलने में कामयाब रहा था। हालांकि इस गोली ने उनमें से एक को अस्थायी रूप से अशक्त कर दिया। अपने साथी को घायल देखकर वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। बाकी 5 लोगों में से 2 और आदमी बाहर निकले और तेजी से वांग युदाओ और चेनफा की ओर दौड़े। इस समय पहला आदमी पहले से ही चेनफा के बहुत करीब था। वह केवल अपनी स्नाइपर राइफल गिराकर सीधे अपने हाथों से चेनफा पर हमला कर सकता था। साथ ही बाकी 3 लोगों ने भी अपनी चाल चली। जाहिर तौर पर वे नहीं चाहते थे कि वांग युदाओ के समूह का कोई भी सदस्य भाग जाए। 2 लोगों को बाइलियन और दागे एर का पीछा करने के लिए भेजा गया। हालांकि बाकी 4 ने वांग युदाओ और चेनफा को पूरी तरह से घेर लिया। ये देखकर वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। बाइलियन का हल्कापन कौशल लाजवाब था, इसलिए उन दोनों को झटकने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वह 2 का सामना करेगा और चेनफा 1 का सामना करेगा। हालांकि वे जीत नहीं सकते थे, लेकिन वे कुछ देर के लिए रुक सकते थे। जब जाने का समय आएगा तो ये चारों उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अगर वह और चेनफा अच्छा सहयोग करते हैं और उनमें से किसी एक को घायल कर देते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। चेनफा, सावधान, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। वांग युदाओ ने समय बर्बाद न करते हुए अपने बगल में खड़े चेनफा से कहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और तुरंत हमला कर दिया। अपने सामने खड़े कुछ लोगों को देखकर वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर तुरंत अपनी चाल चली। खैर, अगर वह उनमें से किसी एक को गिरा या घायल कर पाता तो वे दोनों जल्दी से यहां से जा सकते थे। वह पास खड़े व्यक्ति को भी लड़ाई में शामिल नहीं होने दे सकता था। जब 6 लोगों ने अपनी चाल चली तो वे वाकई असाधारण थे। वांग युदाओ ने दांत पीसते हुए अपनी क्षमताओं को चरम सीमा तक पहुंचाया। हालांकि वांग युदाओ में वास्तव में एक बड़ी खामी थी। उसका शरीर, यानी उसकी अंतर्निहित क्षमता, पहले से ही सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसने कभी चालें नहीं सीखीं और न ही क्यूई का अभ्यास किया। अन्यथा उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती। उस समय 3 सिल्वर आर्मी सैनिकों की तो बात ही छोड़िए, साथ भी वांग युदाओ में लड़ने की पूरी ताकत होती। जब 6 लोग लड़ रहे थे, वांग युदाओ और चेनफा ने पहले भी सहयोग किया था। हालांकि उनके सामने 4 प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे चारों लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों उन्हें रोक पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो वांग युदाओ की थी, जो अकेले ही 3 लोगों से लड़ सकता था। ये वाकई कुछ अप्रत्याशित था। आमतौर पर ऐसे कैदियों को यहाँ कई सालों से रहना चाहिए था और वे इस तरह के जंगल युद्ध में भाग नहीं लेते। इतना ताकतवर कैदी इस बार जंगल युद्ध में कैसे आ सकता है? ये सचमुच कुछ हद तक अनुचित था। वांग युदाओ और चेनफा के सहयोग से चारों कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए। अगर 5 साथ होते तो शायद वे बढ़त हासिल कर लेते, लेकिन जैसा कि था, ये नामुमकिन था और धीरे धीरे चारों पिछड़ने लगे। वांग युदाओ और चेनफा भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे दोबारा चोटिल नहीं हो सकते थे। आज बाहर निकलने का दिन था, और अगर वे गंभीर चोटों के साथ निकलते तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होती। इसलिए जब भी संभव हो उन्होंने हमले से बचने की कोशिश की। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपना हमला बदल दिया और सीधे उन चारों में से एक पर हमला कर दिया। उन्होंने निर्णायक वार किया, अपने लक्ष्य पर निशाना साधा और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के इस अचानक मोड़ ने बाकी तीनों को सचमुच चौंका दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी उनमें से एक घायल हो जाएगा। अगर समय बीतने के साथ हालात ऐसे ही रहे तो शायद वे तीनों भी बच नहीं पाएंगे। अब उन्हें थोड़ा पछतावा हो रहा था कि वे बाकी 2 का पीछा करने के लिए 2 हिस्सों में क्यों अलग हो गए थे। वांग युदाओ और चेनफा के चेहरों पर भी पसीने की हल्की चमक थी। इस तरह की लड़ाई में न सिर्फ गहन ध्यान की जरूरत होती है, बल्कि लगभग पूरी ताक भी लगानी पड़ती है।
जाओ। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए वांग युदाओ ने अपनी हथेली से वार किया, जो सीधे उस आदमी की हथेली से टकराए। दूसरे हाथ से उसने चेनफा का हाथ पकड़ा और तेजी से पीछे हट गया और उस आदमी की हथेली के बल का इस्तेमाल करके खुद को पीछे धकेला। वांग युदाओ और चेनफा का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और बाकी तीनों भी जानते थे कि अगर वे पीछा भी करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वांग युदाओ और चेनफा को पीछे हटते देखकर उन्होंने पीछा नहीं किया, बल्कि अपने गंभीर रूप से घायल और गोली लगने वाले साथियों की तुरंत मदद की। फिर पांचों ने जल्दी से एक वस्तु निकाली। वह वस्तु एक काले उड़ते हुए बाज जैसी दिख रही थी। पांचों ने एक साथ अपनी पकड़ छोड़ दी और उड़ते हुए बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए, फिर सीधे आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। वांग युदाओ और चेनफा स्वाभाविक रूप से पांचों लोगों की हरकतों से अनजान थे। भागने के बाद दोनों तुरंत उस दिशा में आगे बढ़े जहां से बेलियन और दागे एर पहले गए थे। पिछली लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली थी, इसलिए हो सकता है कि वे अभी भी पकड़ में आ गए। हालांकि वांग युदाओ को बेलियन के हल्केपन के हुनर पर पूरा भरोसा था। बेलियन दागे र को उठाए हुए था, जिसका शरीर बहुत बड़ा था। उसे नहीं पता था कि दोनों कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अगर वे पकड़े गए तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोनों तेजी से जंगल में आगे बढ़े। लगभग 5-6 मिनट तक पीछा करने के बाद उन्हें आखिरकार एक निशान मिला, लेकिन इस बार उन्हें जमीन पर खून मिला। यह इंसानी खून है। ये वही दिशा है जहां से बेलियन और दागे र निकले थे। लगता है वे पकड़े गए हैं। वांग युदाओ नीचे बैठ गया, अपने हाथ से थोड़ा खून छुआ, उसे सूंघा और फिर अपने बगल में खड़े चेनफा से कहा, तो चलो जल्दी से चलते हैं और आगे देखते हैं। वांग युदाओ की बात सुनकर चेनफा ने सिर हिलाया, फिर वांग युदाओ से कहा। दोनों ने सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दीं। शूये को एक तरफ धकेलते हुए वांग युदाओ और चेनफा थोड़े स्तब्ध रह गए। जंगल में 5 आकृतियां लड़ रही थीं। सफ़ेद रंग का व्यक्ति बाइलियन था, बड़ा वाला दागे र था और हरी टोपी वाला लीले था, जिसने पहले वांग युदाओ के साथ इस बारे में चर्चा की थी। बाकी दो, जाहिर है, सिल्वर आर्मी के 2 सैनिक थे जो बाइलियन और दागे र का पीछा करने आए थे। हालांकि बाइलियन और दागे र सिर्फ 2 लोग थे जो उनमें से एक से लड़ रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मामूली रूप से घायल नहीं थे। लीले उनमें से एक से लड़ रहा था और उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपरी हाथ। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि इस आदमी की ताकत कमज़ोर नहीं है और लगता है मेरी भावना बिल्कुल सही थी। वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया लीले को देखते हुए, जो बिना किसी नुकसान के सिल्वर आर्मी से लड़ रहा था। चलो चलते हैं। इन दोनों से निपटने के बाद हम लीले से बात कर सकते हैं। वांग युदाओ ने अपने पीछे खड़े चेनफा से कहा, फिर उसका चेहरा टिमटिमाया और वह भागकर बाहर चला गया। वांग युदाओ के अचानक प्रकट होने पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। सिल्वर आर्मी के दोनों सैनिक साफ तौर पर हैरान थे। वे जानते थे कि वांग युदाओ और चेनफा से निपटने के लिए 4 आदमी पीछे रह गए हैं। ये दोनों इतनी जल्दी और बिना किसी चोट के यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये थोड़ा असंभव लग रहा था। दूसरी ओर बाइलियान और दागे एर बहुत खुश थे। चूंकि चेनफा और वांग युदाओ सुरक्षित थे और पहुंच चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनकी मुश्किल से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकते थे। लीले की बात करें तो वह पूरी तरह से हैरान था। उसे यहाँ वांग युदाओ और चेनफा से मिलने की उम्मीद नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वांग युदाओ, बाइलियान और दागे र एक दूसरे को जानते थे। भागते हुए वांग युदाओ उनके चेहरों के अलग अलग भाव देखकर थोड़ा मुस्कुराया। वह सीधे बाइलियान और दागे र के सामने गया, हाथ हिलाया और सिल्वर आर्मी के एक सैनिक को रोक दिया। उसने तुरंत उससे लड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 चालों में वांग युदाओ के एक हथेली के वार से सिल्वर आर्मी का वह सैनिक उड़ गया। इतनी ताकत वाकई हैरान करने वाली थी। लीले आश्चर्य से भर गया। वह जानता था कि वांग युदाओ की ताकत ठीक ठाक है, लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि चेनफा ज्यादा शक्तिशाली है और चेनफा उससे थोड़ा कमजोर है। लेकिन अब क्या हो रहा था? वांग युदाओ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली? ये पहले से बिल्कुल अलग था। चेनफा ने उसे अब भी वही एहसास दिया, लेकिन वांग युदाओ ने उसे सचमुच एक अलग ही छाप दी। लीले ने जीभ चटकाए और वांग युदाओ को गौर से देखा। अब उसे वांग युदाओ की ताकत का असली एहसास हुआ। जंगल युद्ध में इतना राक्षस कैसे आ सकता है, ये समझ से परे था। उस आदमी को हथेली से उड़ा देने के बाद वांग युदाओ ने उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं दिया। उसका शरीर फिर से आगे की ओर झपटा। वांग युदाओ ने अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल दिया और उसकी मुट्ठियां अनगिनत तारों की तरह उस आदमी के शरीर पर जा लगीं। एक क्षण बाद एक धमाके के साथ वांग युदाओ के मुक्कों की बौछार से वह आदमी मर गया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन उस मिनट में जो बदलाव आए उसने लोगों को अचंभित कर दिया। सिल्वर आर्मी के बचे हुए सिपाही ने यह स्थिति देखी और आखिरकार समझ गया कि ये दोनों लोग सुरक्षित भागने में कैसे कामयाब रहे।
इस समय उसे भी पीछे हटने की इच्छा हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान चली जाएगी। हालांकि अगर वह जाना चाहता था तो वांग युदाओ उसे जाने नहीं दे सकता था। चाहे कुछ भी हो, आज उन्हें सावधान रहना था, वरना रास्ते में उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए जैसे ही वह आदमी पीछे हटा, वांग युदाओ ने निर्णायक वार किया और उसे सीधे ढेर कर दिया। दोनों लाशों को देखकर वांग युदाओ ने राहत की सांस ली, फिर मुड़कर बायलियान और बाकियों की तरफ देखा। इस समय बायलियान और दागे र ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वे घायल नहीं थे, लेकिन पिछले आदमी ने उन पर जो दबाव डाला था वह काफी जोरदार था, इसलिए वे भी पसीने से तरबतर थे। लीले की नज़र वांग युदाओ की तरफ काफी बदल गई थी। जब वह और वांग युदाओ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे तो उसने वांग युदाओ की युद्ध शक्ति इतनी असाधारण होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसे व्यक्ति को जंगल युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। हे लीले, हम फिर मिलेंगे। बायलियान और दागे र की तरफ देखने के बाद वांग युदाओ ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए लीले से कहा। लीले के हाव भाव थोड़े अजीब थे। वह मुस्कुराया लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। आह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वांग युदाओ की बातें सुनकर बायलियान थोड़ा चौंकी, फिर आश्चर्य से चिल्लाए। ये सुनकर वांग युदाओ ने लीले की तरफ देखा और कहा, हम एक बार मिले थे। क्या हुआ? यही आदमी है। अगर यह न होता तो ये दो सिल्वर आर्मी के सिपाही दागे र और मुझे नहीं पकड़ पाते। ये सुनकर कि वांग युदाओ और लीले एक दूसरे को जानते हैं, बायलियान ने भौहें चढ़ाईं, फिर लीले की तरफ इशारा करके कहा। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा चौंक गई। ऐसा क्यों हुआ? लीले तो एक कैदी था, तो लीले की वजह से ही दो सिल्वर आर्मी के सिपाही बायलियान और दागे र को कैसे पकड़ पाए? दागे र और मैं बिल्कुल ठीक चल रहे थे और हमारे पीछे वाले लोग हमारे साथ नहीं चल पा रहे थे, लेकिन इस पर बायलियान के हाव भाव अस्वाभाविक हो गए। उसने लीले की तरफ फिर वांग युदाओ की तरफ देखा, लेकिन अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए। और जब लीले ने ये देखा तो उसने झट से हाथ हिलाया और तुरंत बोला, उफ, ये तो वाकई गलतफहमी है। अगर मुझे पता होता कि तुम वांग युदाओ के दोस्त हो तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं कहता। गलतफहमी, गलतफहमी। उनके अजीब से हाव भाव देखकर वांग युदाओ एक पल के लिए थोड़ा उलझन में पड़ गया। हालांकि दागे र ने अपना सिर हिलाया और फिर बोला, चलो इसे भूल जाते हैं। हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। सिल्वर आर्मी का मरना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम बाहर निकल भी गए तो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक है लीले, बाहर निकलने के बाद क्या तुम जल्दी से मेरे लिए बाहर के लोगों से संपर्क कर सकते हो? बाहर निकलने के बाद मैं भागने की योजना बना रहा हूँ। मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता। दागे र की बातें सुनकर वांग युदाओ ने जल्दी से लीले से कहा। सिल्वर आर्मी को मारने के बाद वांग युदाओ जानता था कि वह अब इस जगह पर नहीं रह सकता। अभी अभी उसका जोरदार प्रदर्शन एक तरफ सिल्वर आर्मी को खत्म करने के लिए था और दूसरी तरफ लीले को एक निवारक शक्ति प्रदान करने के लिए। चूंकि लीले बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकता था, इसलिए भागने की योजना का ये सबसे अहम हिस्सा लीले पर ही छोड़ दिया गया। वैसे वांग युदाओ की बातें सुनकर लीले ने भी झट से सिर हिला दिया। सिल्वर आर्मी के मर जाने के बाद वह खुद तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। उस समय अगर वह बाहर निकल भी गया तो जेल के लोग उसके लिए हर तरह से मुश्किलें खड़ी कर देंगे और उसका जीवन निश्चित रूप से और भी मुश्किल होता जाएगा। मैं कर सकता हूँ। वांग युदाओ की ओर देखते हुए लीले ने फिर कहा। वाह, चलो। लीले की बातें सुनकर वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की और अपना पैर उठाया, उसका सिर अचानक एक तरफ देखने के लिए मुड़ गया। क्या हुआ? वांग युदाओ को अचानक रुकते देख बाकी लोग थोड़ा चौंके, फिर पूछा। धिक्कार है, हम नहीं जा सकते। क्या जंगल युद्ध में सबसे जबरदस्त ताकत सिल्वर आर्मी नहीं है? इतने ताकतवर लोग कैसे हो सकते हैं? दागे र ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा था कि पूरे जंगल युद्ध में सबसे ताकतवर 10 सिल्वर आर्मी थी। सिल्वर आर्मी आमतौर पर दिखाई नहीं देती थी। इस बार उनका आना कैदियों और ब्लैक प्रिजन पीपल के बीच बड़े पैमाने पर हुए युद्ध की वजह से था, वरना ऐसी नौबत ही नहीं आती। वांग युदाओ की बातें सुनकर बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो उन्हें कुछ महसूस ही न हुआ हो। और जैसे ही वे कुछ उलझन में पड़े, अचानक कई तेज फुसफुसाहट की आवाजें आईं। फिर उन्होंने देखा कि उनकी तरफ दो और काले वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुए थे। बस उन दोनों पर सुनहरे भेड़िया राजा के निशान थे। ये देखकर लीले के हाव भाव अचानक बदल गए और वह बोल पड़ा, गोल्डन आर्मर आर्मी, गोल्डन आर्मर आर्मी। ये सुनकर वांग युदाओ और चेनफा थोड़े स्तब्ध रह गए, जबकि बैलियन और दागे र भयभीत हो गए। उन दोनों ने पहले कभी स्वर्ण कवच सेना नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने इसके अस्तित्व के बारे में सुना था। ऐसे लोगों का पूरे काले कारागार में बहुत ऊंचा दर्जा था, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि बैलियन और दागे र स्वर्ण कवच सेना के किसी सदस्य से कभी मिले भी नहीं थे।
हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज स्वर्ण कवच सेना यहाँ दिखाई देगी, जो वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। ये दोनों पूरी तरह से हेई में लिपटे हुए थे और उनकी छाती पर एक सुनहरा भेड़िया राजा का प्रतीक चिन्ह विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। इतने सालों बाद तुम जंगल युद्ध को इस रूप में बदलने वाले पहले व्यक्ति हो। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम वास्तव में कौन हो? वे दोनों अगल बगल खड़े हो गए और उनमें से एक बोला। उसकी आवाज़ थोड़ी पुरानी थी लेकिन क्यूई से भरी हुई थी, जो दर्शाता था कि उसकी साधना बहुत मजबूत थी। हाँ, तो ये गोल्डन आर्मर आर्मी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में हम सिल्वर आर्मी और गोल्डन आर्मर आर्मी से लगातार मिलेंगे। कितना अच्छा! अपने सामने खड़े दो लोगों को देखकर वांग युदाओ काफ़ी हैरान रह गया। उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उन सबसे उल्लेखनीय लोगों में से एक था जिनसे वो कभी मिला था। उस समय जंगल युद्ध में शामिल हुआ ये बूढ़ा आदमी इस आदमी जितना कुशल नहीं लग रहा था। वांग युदाओ के अनुमान के अनुसार वो खुद शायद उनमें से किसी एक से ही तुलना कर सकता था। ये देखकर कि वांग युदाओ अभी भी इतनी सहजता से बातें और हंसी कर रहा था, बूढ़े आदमी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मजबूत लोगों का व्यक्तित्व हमेशा मजबूत होता है। हालांकि वांग युदाओ उससे बहुत छोटा था, उसकी ताकत पहले ही उनकी पुरानी पीढ़ी के बराबर हो चुकी थी और वो गोल्डन आर्मर आर्मी के कुछ सदस्यों से भी ज्यादा ताकतवर था। इसलिए वांग युदाओ की बातों से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बस अब हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। तुमसे निपटने के बाद हमें फिर से ड्रिंक के लिए जाना है। ये दोनों साफ तौर पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वांग युदाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सीधे हमला करने के लिए तैयार हैं और ऐसा लग रहा था कि वे टीम बनाकर हमला करने वाले हैं। ये देखकर वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वह उन दोनों का एक साथ सामना करता तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होता। बस कुछ ही समय की बात थी कि वह घायल हो जाता या हार भी जाता। तुम एक को संभालो और हम बाकी लोग दूसरे का सामना करेंगे। वांग युदाओ के हाव भाव देखकर चेनफा ने उससे कहा। ऐसे उच्च स्तरीय उस्तादों के खिलाफ आग्नेयास्त्रों का बहुत कम असर होता था, क्योंकि इन लोगों की गति चरम पर पहुंच चुकी थी, जिससे उन्हें सिर्फ मशीनों से मारना नामुमकिन था। इसके अलावा उसके हाथ में अब स्नाइपर राइफल भी नहीं थी। ये सुनकर वांग युदाओ ने सिर हिलाया। अब यही एकमात्र रास्ता था। उसे उम्मीद थी कि चेनफा, बाइलियन और बाकी लोग एक व्यक्ति को रोक पाएंगे और वह खुद भी जल्दी से एक को मार गिराएगा, वरना शायद बचना नामुमकिन होता। लेकिन जैसे ही चेनफा ने बोलना खत्म किया, पास की झाड़ियों से कई और लोग प्रकट हुए। और जब वांग युदाओ ने उन्हें देखा तो उसका चेहरा आखिरकार गंभीर हो गया। इस बार जो दिखाई दिए वे 3 सिल्वर आर्मी के सदस्य थे जो पीछे रह गए थे। ये तीनों पूरी तरह से सुरक्षित थे और अब उनकी उपस्थिति ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। गोल्डन आर्मर आर्मी के 2 सदस्यों की तो बात ही छोड़िए, ये 3 सिल्वर आर्मी के सदस्य भी ऐसे विरोधी नहीं थे जिन्हें बाइलियन और बाकी लोग संभाल सकें। भगवान गोल्डन आर्मर, बाकी 4 को हम तीनों संभाल सकते हैं। जैसे ही तीनों प्रकट हुए वे जल्दी से गोल्डन आर्मर आर्मी के 2 सदस्यों के पास गए, फिर झुककर कहा। गोल्डन आर्मर आर्मी ने बस एक हल्की सी गुनगुनाहट की और कुछ नहीं कहा। जाहिर है उन्हें यह भी पता था कि अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति वांग युदाओ से लड़ता तो भी खतरा बहुत ज्यादा होता। अकेले किसी व्यक्ति के वांग युदाओ को हराने की गारंटी नहीं थी, लेकिन अब जब दोनों एक साथ आ गए तो वांग युदाओ का हारना तय था। ये देखकर वांग युदाओ ने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था कि अब सचमुच एक भयंकर युद्ध होने वाला है और उसे अभी भी इन दोनों का सामना अकेले ही करना था। ठीक है, तुम सब सावधान रहना। अपने पीछे खड़े लोगों से यह कहते हुए वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और तेजी से एक तरफ हट गए, जिससे लड़ाई सीधे 2 हिस्सों में बढ़ गई। वांग युदाओ का मुकाबला गोल्डन आर्मर आर्मी के 2 सदस्यों से और चेनफा, बाइलियन और बाकी 3 सिल्वर आर्मी के सदस्यों से। इस लड़ाई को कोई भी कैसे भी देखे, वांग युदाओ की हार तय थी। हालांकि मौत का सामना करते हुए भी लोगों को डटे रहना पड़ता है। थोड़ी गंभीरता से अपनी अभिव्यक्ति के साथ वांग युदाओ ने दोनों विरोधियों को देखा। इस समय उसका दाव हृदय पूरी तरह से इन दोनों पर केंद्रित था। उनकी संयुक्त शक्ति शायद वांग युदाओ के अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे। ये सौभाग्य की बात थी कि उनकी शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक दूसरे स्तर की शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक में उन्नत हो गई थी, अन्यथा वांग युदाओ सिल्वर आर्मी के प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं होते। गोल्डन आर्मर आर्मी से मुकाबला तो दूर की बात है। वांग युदाओ को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन गोल्डन आर्मर आर्मी के 2 सदस्य जल्दी में थे और चेनफा और अन्य पहले ही सिल्वर आर्मी के 3 सदस्यों से भिड़ चुके थे। चेनफा और ली ले ने एक का सामना किया, जबकि बैलियन और दा गे एर ने एक के खिलाफ टीम बनाई। ऐसा लग रहा था कि वे अभी तक किसी नुकसान में नहीं थे। जब तक बैलियन और दा गे एर ली ले के एक से निपटने तक डटे रह सकते हैं, तब तक उनका युद्ध चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वांग युदाओ टिक नहीं पाया तो भले ही ली ले सिल्वर आर्मी के 3 सदस्यों को पूरी तरह से खत्म कर दे, फिर भी वे चारों मौत से नहीं बच पाएंगे।
हवा चली और पत्ते हिलने लगे। गोल्डन आर्मर आर्मी के दोनों सदस्यों ने एक साथ दो खूंखार बाघों की तरह वांग युदाओ पर सीधा हमला किया। गहरी सांस लेते हुए वांग युदाओ दहाड़ा और तेजी से उन दोनों की ओर दौड़ा। पहली टक्कर में वांग युदाओ को ऐसा लगा जैसे ये दोनों पहाड़ जैसे हों। हालांकि यह एक साधारण मुलाकात थी, फिर भी दबाव ने वांग युदाओ की सांसें तेज कर दीं। हालांकि गोल्डन आर्मर आर्मी के दोनों सदस्य और भी हैरान थे। उनके माथे पर हल्का पसीना आ गया। जब गुरु लड़ते थे तो एक ही चाल ताकत पहचानने के लिए काफ़ी होती थी। वांग युदाओ अकेले उन दोनों का सामना कर रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं। जाहिर है वांग युदाओ की साधना उन दोनों से व्यक्तिगत रूप से बेहतर थी। ये सौभाग्य की बात थी कि वे एक साथ आए, वरना वांग युदाओ शायद उन्हें एक एक करके हरा देता। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, हालांकि वांग युदाओ को अपनी सांसें तेज महसूस हो रही थीं, उसे लग रहा था कि उसे चोट नहीं लगी है। इसका मतलब था कि कुछ ही देर में इन दोनों के लिए उसे घायल करना नामुमकिन होगा। चूंकि वे उसे कम समय में घायल नहीं कर सकते थे, इसलिए वह काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। एक व्यंग्यात्मक लहजे में उसने ज़मीन पर अपना पैर पटका और वांग युदाओ का शरीर तुरंत तीर की तरह उन दोनों की ओर बढ़ गया। वांग युदाओ को फिर से हमला करते देख दोनों ने भी निर्णायक हमला किया। तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके युद्ध चक्र में बेलियन और अन्य लोगों की तुलना में कम लोग थे, लेकिन गति बगल वाले युद्ध चक्र से कहीं ज्यादा थी। एक पल में वांग युदाओ और गोल्डन आर्मर आर्मी के दो सदस्यों ने दर्जनों चालें चली और उसके शरीर पर दो हथेलियों के वार हुए। अगर उसकी मजबूत सहनशक्ति और उसकी साधना उन दोनों से थोड़ी ज्यादा मजबूत न होती तो ये दो हथेलियों के वार उसे गतिहीन कर देते। फिर भी वांग युदाओ को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, खासकर जहां उसकी दोनों हथेलियों पर चोट लगी थी, जो आग की तरह जल रही थीं। वांग युदाओ ने उनमें से एक को लात मारकर चोटिल होने का भी जोखिम उठाया। हालांकि आधी ताकत बेअसर हो गई थी, फिर भी एक बूढ़े को खांसने पर खून की एक बूंद निकल आई। लेकिन अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। वांग युदाओ के लिए इसमें कोई फायदा नहीं था। चेनफा की तरफ से बायलियान और दा गे एर पहले से ही अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और चेनफा हालांकि थोड़ा घायल था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी घायल कर दिया था। लीले को बढ़त मिल गई लग रही थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने के लिए थोड़ा और प्रयास करके वह दूसरों की मदद करने के लिए अपना ध्यान मुक्त कर सकेगा। इस पर लीले का दिल पूरी तरह से स्तब्ध था। उनके समूह में केवल उसने ही स्वर्ण कवच सेना को देखा था और वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्वर्ण कवच सेना कितनी शक्तिशाली है। फिर भी अब वांग युदाओ वास्तव में एक साथ दो स्वर्ण कवच सेना के सदस्यों से लड़ने में सक्षम था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने पहले स्वर्ण कवच सेना की ताकत देखी थी, इसलिए वांग युदाओ को एक साथ दो से लड़ते देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ। इस उम्र में इतनी साधना, वह समय के साथ किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, लीले को नहीं पता था। वांग युदाओ वास्तव में इन दोनों लोगों से एक दूसरे का विनाश नहीं चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि वह खुद उनसे एक दूसरे का विनाश नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, अगर ये लगातार लड़ाई चलती रही तो नुकसान तो उसे ही उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वांग युदाओ सोच रहा था कि कैसे बचकर भागे, पास के जंगल से अचानक एक काली परछाई फिर प्रकट हुई और आते ही उसने एक धुआं बम फेंका। क्योंकि वह नवागंतुक बहुत तेज था, लगभग सभी उससे बच नहीं पाए। उस व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से न केवल गोल्डन आर्मर आर्मी के दोनों सदस्य चौंक गए, बल्कि वांग युदाओ भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आखिर यह कौन कर रहा था? अचानक बाहर भागकर धुआं बम फेंक रहा था। ग्रेनेड क्यों नहीं फेंका? गनीमत रही कि वह ग्रेनेड नहीं था, वरना इतनी अचानक उपस्थिति से वह घायल हो सकता था। जैसे ही धुआं बम प्रकट हुआ, वांग युदाओ और बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पाए। इसी समय वांग युदाओ को अचानक लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक आवाज़ आई, मेरे पीछे आओ। यह आवाज़ सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस हाथ का एहसास मुलायम और हड्डी रहित बहुत चिकना था, इसलिए यह जरूर कोई औरत होगी। यहाँ सिर्फ बायलियान ही औरत थी, लेकिन यह आवाज़ बायलियान की नहीं थी। हालांकि वांग युदाओ को जो बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी वह ये थी कि यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। और इसी समय धुएं के भीतर से अचानक एक हथेली का प्रहार हुआ। वांग युदाओ इस समय पूरी तरह से हतप्रभ रह गया और वह हथेली का प्रहार सीधे काले कपड़े वाले आदमी की पीठ पर लगा। अपने बगल में खड़ी औरत को अचानक हथेली का प्रहार करते देख वांग युदाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, लेकिन वह औरत जल्दी से फिर से उठ खड़ी हुई। इसके बावजूद वांग युदाओ को पता था कि अब वहां से जाने का सही समय है। वह जल्दी से बाहर भागा, सीधे दा गे एर और बायलियान के पास पहुंचा और एक चांदी की सेना को हथेली के प्रहार से उड़ा दिया और फिर चिल्लाया, जल्दी से चले जाओ। वांग युदाओ की चीख सुनकर चेनफा और बाकी लोग थोड़े स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से लड़ाई से अलग हो गए और वांग युदाओ के पीछे जंगल में चले गए और गायब हो गए।
और जब धुआं आखिरकार छट गया तो गोल्डन आर्मर आर्मी के 2 सदस्य बाहर आए और पाया कि सिल्वर आर्मी के बाकी 2 सदस्यों के अलावा वहां कोई और नहीं था। इस समय जंगल में वांग यूदाओ काले कपड़ों वाली महिला को खींच रहा था। इस महिला ने काले जेल वालों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वांग यूदाओ जानता था कि कम से कम इस महिला को उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। और जैसे ही वांग यूदाओ उस महिला के साथ बेतहाशा दौड़ रहा था, महिला अचानक कांप उठी और फिर खून की एक धार बह निकली। देखने से लग रहा था कि उसे पहले हथेली से चोट लगी थी। कैसी हो? वांग यूदाओ चौंका और जल्दी से पूछा। लेकिन जैसे ही वांग यूदाओ ने पूछा, महिला पर अचानक बिजली सी गिरी। वांग यूदाओ को बस अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसका सिर घूमने लगा। तुम, महिला की ओर इशारा करते हुए वांग यूदाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। और जैसे ही वांग यूदाओ स्तब्ध हुआ, महिला के चेहरे पर से काला कपड़ा नीचे खींच लिया गया। ये तुम हो? उस औरत को देखकर वांग यूदाओ सदमे में आ गया। क्या ये वही औरत नहीं है जिससे वह वो गांव के पहाड़ी जंगल में मिला था? वह यहाँ कैसे आ सकती है? क्या ये भी एक काली जेल वाली हो सकती है? नहीं, जब वह पहले आया था तो उसने उस व्यक्ति को देखा था जिसे उस समय किंगरेन ने मार डाला था। किंगरेन अब यहाँ कैसे है? और यह कमबख्त लड़की दया का बदला दुश्मनी से चुका रही है, दरअसल उसकी पीठ पीछे उस पर हमला कर रही है। हालांकि अब वांग यूदाओ के दिल में जो उलझन थी, उसका जवाब कोई नहीं दे सका। तुम, कहते ही वांग यूदाओ सिर के बल किंगरेन की बाहों में गिर पड़ी। किंगरेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। गोल्डन आर्मर आर्मी के पहले उसकी पीठ पर हथेली के वार से वह बुरी तरह घायल हो गई थी। और इसी समय बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। चेनफा ने वांग यूदाओ को इस हालत में देखकर भौहें चढ़ा दीं। खैर, इस औरत का अचानक प्रकट होना और उन्हें ले जाना साफ तौर पर यही दर्शाता था कि वह उन्हें बचाने आई थी। लेकिन ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? लीले की आकृति चमक उठी और वह वांग यूदाओ के बगल में था। फिर किंगरेन की ओर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा चमक उठा जब उसने कहा, ये तुम हो? तुम यहाँ कैसे? किंगरेन के पास समझाने का समय नहीं था। उसने उसे सिर हिलाया और तुरंत कहा, यही वह व्यक्ति है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसे जल्दी से ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। लीले थोड़ा स्तब्ध था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वांग यूदाओ से उसका संपर्क असल में चेनफा के लिए था। बेशक, जब उसने देखा कि वांग यूदाओ एक रजत सेना को मार सकता है, तो वह वांग यूदाओ को ले जाना चाहता था। वह काली जेल की तरफ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे पकड़ लिया गया था। वह काली जेल वाला नहीं था, बल्कि सफ़ेद ढाल वाला था। उस समय किंगरेन की तरह वह भी सफ़ेद ढाल में छिपी हुई थी, लेकिन जब उसने कवक राजा को पकड़ने की कोशिश की तो उसका पर्दाफाश हो गया और वह केवल सफ़ेद ढाल में ही लौट सकी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यूदाओ ही वो व्यक्ति है जिसे व्हाइट शील्ड चाहती थी। जल्दी करो, ब्लैक ड्रैगन बाहर इंतजार कर रहा है। इस बार भी तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। और जंगल युद्ध में गोल्डन आर्मर आर्मी भी क्यों आ गई? वह यहाँ जंगल युद्ध की स्थिति से अनजान नहीं थी। जंगल युद्ध में व्यवस्था बनाए रखने वाली सिल्वर आर्मी ही होती है, इसलिए आमतौर पर जंगल युद्ध के दौरान 5 से 10 सिल्वर आर्मी के सदस्य होते थे। लेकिन इस बार गोल्डन आर्मर आर्मी भी थी और सबसे खास बात यह कि इस गोल्डन आर्मर आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। किंगरेन की बातें सुनकर लीले ने वांग यूदाओ को एक अजीब नज़र से देखा, फिर जल्दी से बाहर भाग गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग यूदाओ गोल्डन आर्मर आर्मी को टक्कर दे सकता है। सच कहूं तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वह व्हाइट शील्ड हो या ब्लैक प्रिजन, लगभग निश्चित रूप से जीतने की पूरी कोशिश करेगा। इस जंगल युद्ध में 2 गोल्डन आर्मर आर्मी के सदस्यों की उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। ब्लैक प्रिजन में इस स्तर के लोग निश्चित रूप से ज्यादा नहीं हैं। दागे, र और बायलियान ने समूह की ओर देखा, कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किनारे पर खड़े चेनफा ने कहा, चलो सब चलें। किंगरेन स्वाभाविक रूप से काली जेल की स्थिति को आम लोगों से कहीं बेहतर समझता था और वे इस जंगल युद्ध के लिए पहले से ही तैयार थे। इस जंगल से बाहर निकलना मुश्किल नहीं था, लेकिन काली जेल से पूरी तरह बाहर निकलना काफी चुनौतीपूर्ण था। अपनी सारी पहचान के टैग फेंक दो। किंगरेन अचानक मुड़ा और समूह से बोला। दागे, र और बायलियान थोड़े चौंके, फिर जल्दी से अपनी पहचान के टोकन उतार दिए। खैर, ऐसा लग रहा था कि अब वे काली जेल से बाहर निकल सकते हैं। चूंकि वे जा सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे काली जेल में नहीं रहना चाहेंगे। हमारी सबसे बड़ी बाधा वास्तव में बाहर सैनिकों की कतार है। अगर हम उन्हें तोड़ सकें और कोई हमारा साथ दे तो हम इस मनहूस जगह से निकल सकते हैं। लीले ने समूह की ओर देखते हुए कहा। वह इतने लंबे समय से काली जेल में था कि स्वाभाविक रूप से उसे वहां की स्थिति का अंदाजा था। वांग यूदाओ के साथ उसका पिछला संपर्क वांग यूदाओ को धोखे से भगाने के लिए था। लीले की सावधानियों को सुनकर समूह ने उन्हें जल्दी से याद कर लिया।
इतने लंबे समय से किसी के भी भाग न पाने के कारण शायद इस बार वे भाग सकें, खासकर जब सब कुछ तैयार था और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कुछ ढीली लग रही थी। अब तक अंधेरा हो चुका था। समूह के सभी लोग जंगल में गहराई तक भाग चुके थे और जब किंगरेन ने पहले ही कदम बढ़ाया था तो वह उन दोनों को पीछे छोड़ आई थी। हालांकि किंगरेन को हथेली से चोट लगी थी, लेकिन गोल्डन आर्मर आर्मी के सिपाही ने घबराहट में उसे मार गिराया था और किंगरेन की ताकत काफ़ी थी। अपने शुरुआती पीले चेहरे के अलावा वह धीरे धीरे ठीक हो गई। लीले ने वांग युदाओ को जंगल से होते हुए आगे बढ़ाया और बाकी लोग तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा था, लेकिन किंगरेन ने पहले ही प्रवेश करते समय एक रास्ता चुन लिया था। जल्दी करो और आगे बढ़ो, किंगरेन अपने पीछे खड़े लोगों से चिल्लाए। दूर से एक दीवार धुंधली सी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह वाकई काफ़ी ऊंची थी। उस पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। बायलियान, कोशिश तो करो, दागे र ने वह जगह देखकर कहा। वे पहले कभी यहाँ नहीं आए थे और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि दीवार इतनी ऊंची होगी। बायलियान ने सिर हिलाया, फिर कुछ कदम पीछे हटी। अपने पैरों के जोर से उसने कई बार दीवार पर कदम रखा, आखिरकार पलटी खाकर उसके ऊपर जा गिरी। बायलियान को उठते देख किंगरेन की आंखें खुशी से भर आईं और उसने झट से कहा, समय बर्बाद मत करो, एक एक करके ऊपर वाला मदद करेगा। उसने किंगरेन के पैरों के हुनर की इतनी प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। वह भी इस दीवार को पार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जब कोई दीवार पर है तो ऊपर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बायलियान की ऊपर से मदद से नीचे के लोगों के आधे चढ़ने के बाद उन्हें सीधे ऊपर खींचा जा सकता था। कुछ देर की बातचीत के बाद सभी को पूरी तरह से ऊपर उठा दिया गया। रुको, यहाँ देखो, बाहर गश्ती दल के जवान हैं। मैंने उन्हें पहले भी देखा है। ये गश्ती दल आमतौर पर हर 10 मिनट में एक क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंचते हैं और वह क्रॉसओवर पॉइंट असल में उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम उस 1 मिनट से भी कम समय वाले ब्लाइंड स्पॉट पर कब्जा कर लेंगे और सीधे भाग जाएंगे। इस तरह हम चुपचाप इस गश्ती चौकी से निकल जाएंगे। बेहतर होगा कि आखिरी चौकी तक किसी और को हमारा पता न चले, वरना अगर हमें पकड़ लिया गया और ब्लैक प्रिजन के लोगों को खबर हो गई तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लीले ने उन चलती हुई आकृतियों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लीले की बातें सुनकर किंगरेन ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह ये सब जानती थी। ब्लैक प्रिजन के अंदर की चौकियों के बारे में वह लीले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। ब्लैक प्रिजन से भागना इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि वहां के पहरेदार अक्सर अपने नियम बदलते रहते थे, जिससे कैदियों का बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पहरेदारों के नियम कब बदल जाएं। बेशक अगर उन्हें किसी अंदरूनी चौकी पर पकड़ लिया जाता तो भागने का कोई रास्ता नहीं होता। बेहतर यही था कि पूरी तरह से अनजान ही रहा जाए। फिर आखिरी चौकी पर जहां लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे होते, अगर उन्हें पकड़ भी लिया जाता तो भी भागने का मौका रहता। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर उस अंधे स्थान का इंतजार करते हैं। किंगरेन ने 7-8 लोगों की गश्त को देखते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी आवाज़ धीमी की और अपने पीछे खड़े बाकी लोगों से कहा, सावधान रहना और बाद में पास ही रहना याद रखना। फिर उसने चेनफा की तरफ देखा जो चुप रहा था। लीले ने यहाँ के इलाके पर वाकई काफ़ी गहन शोध किया था। लगभग 10 मिनट बाद पहरेदारों ने एक क्रॉसओवर किया। इस क्रॉसओवर के दौरान गश्ती सैनिकों की 2 टीमें विपरीत दिशाओं में चलीं, जिससे बीच में एक साफ जगह बन गई। जाओ, मौके का फायदा उठाते हुए लीले ने वांग युदाओ पर अपनी पकड़ मजबूत की और बिना किसी आवाज़ के बाहर निकल गया। गश्ती सैनिकों की दोनों टीमों के बीच कई परछाइयां दौड़ीं, जिससे क्यूई प्रवाह में बस थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। वहां से गुजरने के बाद समूह जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और फिर राहत की सांस ली। उन्होंने अभी अभी अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया था। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये डी इलाका है जहां कोई गार्ड नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा छिपकर रहने की जरूरत नहीं है। लीले ने इस चेक पॉइंट को पार करने के बाद राहत महसूस करते हुए कहा, फिर दूसरों को संबोधित किया। ये सुनकर समूह थोड़ा चौंक गया। हालांकि दागे र ने भौहें चढ़ाईं और कहा, डी इलाका, कोई गार्ड नहीं। गार्ड न होना अच्छी बात है, लेकिन हम इन डी को कैसे पार करेंगे? अगर हमने कोई डी ट्रिगर किया तो न सिर्फ हमें खोज लिया जाएगा, बल्कि शायद हम उड़कर मर जाएंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और मैंने दूसरों को यहाँ से गुजरते देखा है। मैंने रास्ता भी चिन्हित कर दिया है। जब तक तुम मेरे निशानों का पालन करोगे, ये बिल्कुल सुरक्षित है। दागे र की चिंता देखकर लीले ने हाथ हिलाया और कहा। ये सुनकर दागे र ने भी राहत की सांस ली। लीले ने फिर सीधे रास्ता दिखाया, तुम्हें मेरे कदमों का ध्यान से पालन करना होगा, कहीं और कदम मत रखना। वह मुड़ा और समूह से कहा, फिर आगे चलने लगा। लीले को आगे बढ़ते देख किंगरेन की भौहें तन गईं। ये सचमुच एक बारूदी सुरंग थी और उसे इसके बारे में पहले से पता था।
ऐसी जगहें भागने की कोशिश करने वालों के लिए खास तौर पर तैयार की जाती हैं। हालांकि चूंकि लीले को उसमें से निकलना आता था, इसलिए ये सब अच्छा ही हुआ। जरूर, हर पदचिह्न के पास एक छोटा सा निशान था। वे लगभग 10 कदम चले और सब कुछ सुरक्षित था। ये देखकर दागे, एर और बायलियान ने राहत की सांस ली। इतनी दूर आने के बाद अगर वे किसी दिलेई पर पैर रखकर उड़ जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन जैसे ही वे शांत हुए, चेनफा, जो दूसरे स्थान पर था, ने अचानक लीले को पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, हिलना मत। पहले से ही अंधेरे माहौल में वह आवाज वाकई कुछ डरावनी थी, और सबसे जरूरी बात यह थी कि वे अभी भी एक बारूदी सुरंग से बचकर निकल रहे थे। पकड़ लिया जाना। उसके पीछे खड़ा व्यक्ति लीले भी चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो चेनफा गंभीर दिख रहा था। क्या हुआ? लीले ने चेनफा के चेहरे पर संदेह की नजर डालते हुए पूछा। तुमने दी लेई पर पैर रख दिया। चेनफा ने लीले की ओर देखते हुए जल्दी से कहा। किंगरेन पहले भी चिंतित थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना गंभीर मामला होगा। दी लेई पर पैर रखना अच्छी बात नहीं थी। एक बार पैर उठाते ही क्या वह सीधे उड़ नहीं जाता? और यह एक बारूदी सुरंग थी, निश्चित रूप से विस्फोटों की एक श्रृंखला होगी, और इन लोगों के पास शायद हड्डियों के टुकड़े भी नहीं बचे होंगे। हालांकि लीले ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर भौहें चढ़ाकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस जगह को चिन्हित किया था। मैं दी लेई पर कैसे पैर रख सकता हूँ? ये सच था, वह शुरू से ही निशानों का पीछा कर रहा था और उसने किसी दी लेई पर पैर नहीं रखा था। अब उसे अचानक कैसे पता चल सकता है कि उसने किसी दी लेई पर पैर रखा है? किंगरेन ने चेनफा की तरफ देखा, फिर लीले की तरफ। सच कहूं तो वह चेनफा को नहीं जानती थी। उसने उसे पहले कभी ब्लैक जेल में रहते हुए नहीं देखा था। जहां तक दागे, एर और बायलियान की बात है तो उसे अब भी उनकी कुछ कुछ याद थी, क्योंकि ब्लैक जेल में रहने के दौरान वह जंगल युद्ध में एक काले कपड़े पहने आदमी थी। तो उसे चेनफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह असली नहीं है ना? चेनफा के गंभीर चेहरे को देखते ही लीले का मुंह फड़क उठा, फिर उसने जल्दी से कहा। चेनफा उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे कैसे पता चला कि मैंने दी लेई पर पैर रखा है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? अपने पैरों को देखो, लेकिन हिलना मत। चेनफा ने अपने होठों से लीले को इशारा किया। ये सुनकर लीले ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को देखने के लिए नीचे झुका। उसने जो देखा उससे वह सचमुच चौंक गया। उसका आधा पैर एक दी लेई पर था। अगर उसने अपना पैर उठाया तो क्या उसका पूरा शरीर उड़ नहीं जाएगा? अब यकीन करो। चेनफा ने अपने हाथ फैलाए, लीले की ओर देखा, जिसका माथा तुरंत पसीने से लथपथ हो गया था। लीले ने अपना मुंह खोला, माथे से पसीना पोंछा, निगला, अपनी छाती थपथपाई, फिर जल्दी से चेनफा से कहा, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? पैरों के नीचे एक दी लेई बहुत खतरनाक होता है। एक गलत कदम और हम पर लोग पहुंच जाएंगे। चूंकि चेनफा को पता था कि उसने दी लेई पर पैर रखा है, शायद उसके पास कोई उपाय था। लीले के हाव भाव देखकर चेनफा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हिलना मत, मैं इसे निष्क्रिय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहते हुए वह लीले को दी लेई को निष्क्रिय करने में मदद करने के लिए नीचे बैठने को तैयार हो गया। वाह वाह वाह, क्या तुम कर सकते हो? चेनफा को बिना कुछ लिए दी लेई को निष्क्रिय करने की तैयारी करते देख लीले के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह कोई मजाक नहीं था। नंगे हाथों से दी लेई को निष्क्रिय करना उसने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। अरे चुप रहो, अगर मैं नहीं कर सकता तो क्या तुम कर सकते हो? लीले की बातें सुनकर चेनफा ने उसे घूरा, फिर नीचे बैठ गया और लीले के पैर के नीचे की मिट्टी को धीरे से हटाते हुए बोला, अपना शरीर स्थिर रखो। ओह, और यह भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारी पीठ पर वांग्यू दाव सुरक्षित है। उसे गिरने मत देना। चेनफा दी लेई को निष्क्रिय कर रहा था, और वह भी नंगे हाथों से। खतरा बहुत ज्यादा था। लीले पसीने से लथपथ था। उसने चेनफा को कभी किसी दी लेई को निष्क्रिय करते नहीं देखा था। नहीं उसे पता था कि चेनफा किस काम में माहिर है, इसलिए चेनफा द्वारा दी लेई को नंगे हाथों से निष्क्रिय करने की उसकी चिंता अभूतपूर्व थी। दागे, र और बायलियान भी चिंतित दिख रहे थे। अगर दी लेई फट गई तो उनकी पोल जरूर खुल जाएगी। किंगरेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उसकी नज़रें चेनफा द्वारा दी लेई को निष्क्रिय करने पर टिकी थीं और उसे उत्सुकता हो रही थी। दी लेई को निष्क्रिय करने में थोड़ा लंबा समय लगा, लगभग 10 मिनट। लीले थोड़ा सुन्न भी महसूस कर रहा था, बार बार बोलना चाहता था लेकिन बीच में ही अपना मुंह बंद कर लेता था। वह खतरे में था और चेनफा द्वारा दी लेई को निष्क्रिय करना उसके लिए और भी खतरनाक था। लगभग 12 मिनट बाद चेनफा आखिरकार हिला, फिर सीधा खड़ा हुआ और लीले से कहा, ठीक है, अब तुम हिल सकते हो। ये सुनकर लीले थोड़ा स्तब्ध रह गया। अपने पैरों के नीचे गड्ढे और दी लेई को देखकर वह एक पल के लिए झिझका, फिर दांत पीसकर अचानक अपना पैर उठा लिया। नहीं फटा, नहीं फटा। अपना पैर उठाकर लीले ने अपनी छाती थपथपाई, उसका चेहरा राहत से भर गया।
चलो ध्यान से, मैं रास्ता दिखाऊंगा। लीले को इस तरह देखकर चेनफा ने अपना सिर हिलाया। यहाँ सभी दी ली अपेक्षाकृत बूढ़े थे, एक नज़र में लगभग दिखाई दे रहे थे और कोई छिपा हुआ नहीं लग रहा था, जिससे ये थोड़ा आसान हो गया। चेनफा की बात सुनकर लीले ने सिर हिलाया। अगर उसे पता होता कि उसके लिए ऐसी कोई दी ली है जिस पर वह पैर रख सकता है, तो वह निश्चित रूप से आगे नहीं चलना चाहता। अब जब चेनफा ने कहा था कि वह रास्ता दिखाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वह दिखावा नहीं करने वाला था। और स्पष्ट रूप से चेनफा इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। अरे वैसे आप नंगे हाथों से दी लेई को निष्क्रिय कर सकते हैं। इतने सालों में मैंने लोगों को शाखाओं से, रस्सी से दी लेई को निष्क्रिय करते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को नंगे हाथों से दी लेई को निष्क्रिय करते देखा है। खुद को शांत करने के बाद लीले ने आगे चल रहे चेनफा से कहा। हालांकि चेनफा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लीले के निशान गायब हो गए थे। जाहिर है कोई यहाँ सफाई कर रहा था, जिसका मतलब था कि यहाँ डी लेई की स्थितियां स्थिर नहीं थीं। जहां तक निशानों की बात है, चूंकि लीले के निशान काफी सूक्ष्म थे, सिर्फ वही उन्हें समझ सकता था, इसलिए मुमकिन था कि बम रखने आए लोगों ने भी उन्हें नोटिस न किया हो। लेकिन चूंकि इस जगह को फिर से व्यवस्थित किया गया था, इसलिए लीले के निशान सीधे तौर पर नष्ट हो गए थे। तुम्हारे निशान गायब हो गए। चेनफा ने पूरी तरह से बिखरे हुए निशानों को देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर लीले थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने तो पहले ही सब कुछ चिन्हित कर दिया था, तो वे कैसे गायब हो सकते हैं? किसी ने इन्हें हिला दिया। लीले की बातें सुनकर चेनफा ने भौहें चढ़ाईं, फिर नीचे बैठ गया और लापरवाही से जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई। ये सुनकर बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। किसी ने यहाँ के निशान हटा दिए थे, जिसका मतलब था कि यहाँ का डिले शायद पूरी तरह बदल गया होगा। अगर सच में ऐसा होता तो इस बार बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। वैसे क्या आपको इस डिलेई के खेत की लंबाई चौड़ाई पता है? चेनफा ने खड़े होकर पूछा। यह पिछली बार जब मैंने देखा था तो ये लगभग 50 मीटर था। अब हम 40 मीटर से थोड़ा ज़्यादा चल चुके हैं, इसलिए 10 मीटर से भी कम बचा होगा। लीले ने एक पल सोचा और कहा, इन्हें निष्क्रिय करने में बहुत समय लगता है और समय इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये 10 मीटर दूर है? चेनफा ने ताली बजाई और भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर डिलेई इलाका 10 मीटर के दायरे में नहीं होता तो ये बहुत खतरनाक होता। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से आगे कंक्रीट की ज़मीन है। कंक्रीट की ज़मीन पर पहुँचने के बाद यह एक सुरक्षित जगह है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि वह सुरक्षा क्षेत्र है। उसने सिर हिलाया। वह यहाँ एक से ज़्यादा बार आ चुका था, इसलिए उसे पूरा यकीन था। हम तो ठीक है। चेनफा ने सिर हिलाया, फिर ज़मीन से एक पत्थर उठाया। उसने आगे देखा। अंधेरा हो चुका था और यहाँ सब कुछ अंधेरे में था, इसलिए चेनफा ठीक से देख नहीं पा रहा था कि वे कहाँ हैं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सीधे अपने हाथ में लिया हुआ पत्थर फेंक दिया। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी सांस रोक ली। एक पल बाद एक हल्की सी आवाज़ आई, पत्थर के गिरने की आवाज़, और उस आवाज़ से वे बता सकते थे कि वहाँ सचमुच कंक्रीट की ज़मीन थी। ये सही है, मैंने बहुत कम बल लगाया है और ये दूरी लगभग 7 या 8 मीटर ही होनी चाहिए। दागे आपकी ताकत काफ़ी है, इस बारे में क्या ख्याल है? लोगों को पार फेंकने में हमारी मदद करें। 8 मीटर से भी कम की दूरी पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चेनफा ने दागे की ओर देखा। दागे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया। ये तुरंत पुष्टि होते देख किंग रेन ने भी राहत की सांस ली। बाइलियान का पैर का काम बहुत अच्छा था। सच कहूं तो दागे के बिना भी बाइलियान 10 मीटर से भी कम की इस दूरी को सीधे पार कर सकती थी, इसलिए वह पहले गई। और जब बाइलियान दूसरी तरफ स्थिर होकर उतरी तो उनमें से कुछ लोग आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गए। ओह, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जंगल युद्ध में वास्तव में क्या हुआ था और स्वर्ण कवच सेना वहां क्यों थी? दागे को वांग युदाओ को गिराते हुए देखकर किंग रेन ने सहजता से पूछा। लीले थोड़ा रुका, फिर वांग युदाओ की ओर गहराई से देखा, जो पहले से ही दागे की बाहों में था, और बोला, तुम्हें सच में नहीं पता? यह आदमी इतना ताकतवर है कि अगर गोल्डन आर्मर आर्मी न आती तो शायद पूरा जंगल युद्ध जारी ही न रहता। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग रेन थोड़ा चौंका, लीले की तरफ भौहें चढ़ाते हुए। लीले ने भी किंग रेन को कुछ उलझन से देखा और काफी देर बाद उसने कहा, तुम्हें पता तो नहीं होगा, है ना? यह आदमी अकेले ही 3 सिल्वर आर्मी के सैनिकों से लड़ सकता है और गोल्डन आर्मर आर्मी के एक सैनिक से बराबरी का है। किंग रेन ने आंखें झपकाते हुए लीले को घूरा। एक पल बाद आखिरकार उसे होश आया। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, समझ रहे हो? पहली बार जब मैंने इस आदमी को देखा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा ताकतवर है, पर कम से कम हमारे बीच कुछ तो अंतर था।
लेकिन जब मैंने उसे सिल्वर आर्मी के सैनिकों को मेमनों की तरह मारते देखा तो मैं सचमुच अवाक रह गई। ली ले ने अवाक होकर वांग युदाओ को देखा जिसे नीचे गिराया जा रहा था। ये आदमी इतना जवान था फिर भी इतना ताकतवर। वो वाकई जानने को उत्सुक था कि वो पहले क्या कर रहा था। वैसे क्या ये वो इंसान नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? आखिर ये कौन है? किंग रेन ने अपने दिल में उठे सदमे को दबाते हुए उम्मीद से भरे ली ले की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, एक साधारण इंसान। ली ले की बातों से किंग रेन सचमुच चौंक गई। उसने आखिरी बार वांग युदाओ को तब देखा था जब वो और ब्लैक ड्रैगन पहाड़ों में फंगस राजा की तलाश में लड़ रहे थे। उस समय हालांकि वांग युदाओ के पास मार्शल आर्ट के कुछ हुनर थे और उसकी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत थी, फिर भी उसके और ब्लैक ड्रैगन के बीच एक बड़ा अंतर था। ब्लैक प्रिजन के मानकों के अनुसार उसकी और ब्लैक ड्रैगन की कुशलताएं सिल्वर आर्मी की ताकत के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ब्लैक प्रिजन में ब्लैक ड्रैगन का रुतबा काफ़ी खास था और इस तरह की सिल्वर आर्मी और गोल्डन आर्मर आर्मी कभी ब्लैक प्रिजन से बाहर नहीं जाती थी, वे मूलतः ब्लैक प्रिजन के अपने रक्षक थे। लेकिन अब जब ली ले ने ये कहा तो वांग युदाओ की ताकत थोड़ी डरावनी लग रही थी। फिर उस समय गुफा में वह इतना कमज़ोर क्यों था? घायल ब्लैक ड्रैगन ने उसे बिना लड़े ही हरा दिया था। क्या हो सकता है कि यह आदमी सब कुछ दिखावा कर रहा हो? किंग रेन ने अपना सिर हिलाते हुए हमेशा यही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन खैर इस बार उन्होंने वांग युदाओ को पहले ही सुरक्षित कर लिया था। व्हाइट शील्ड पहुंचने पर वह धीरे धीरे इन सवालों के बारे में पूछताछ करेगी। इस बारूदी सुरंग को पार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ ही देर बाद आखिरकार सभी बारूदी सुरंग से बाहर निकल गए। ये देखकर कि वे आखिरकार इस डीलेई इलाके से निकल ही गए, सभी ने राहत की सांस ली। वरना अगर चेनफा को इतनी लंबी बारूदी सुरंग से धीरे धीरे टटोलना पड़ता तो काफ़ी समय लग जाता। ठीक है, जल्दी करते हैं। क्या तुम्हें आगे रोशनी दिख रही है? यहाँ गश्ती लाइटों वाले कुछ ब्लॉक हाउस हैं। हमें ब्लॉक हाउस पर मौजूद लोगों को सचेत किए बिना चुपके से उनके पास से गुजरना होगा। अगर हमने उन्हें सचेत कर दिया और उन्होंने तोप चला दी तो हम सब धूल में मिल जाएंगे। मैं बस यहीं रहा हूँ और ब्लॉक हाउस पर मौजूद तोपों के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ली ले ने समूह के लिए आगे बाईं ओर लगी रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर समूह ने सिर हिलाया और तेजी से रोशनी की ओर चल पड़ा। ये ब्लॉक हाउस असल में पहरेदारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अंदर वांग युदाओ और बाकी लोगों ने ज्यादा पहरेदार नहीं देखे थे, लेकिन बाहर और भी बहुत कुछ था, जैसे कि वह बारूदी सुरंग जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था और मौजूदा ब्लॉक हाउस। बेशक विशेषज्ञों के लिए ये ब्लॉक हाउस पूरी तरह से बेकार थे। आखिरकार वे ब्लॉक हाउस की सीमा के किनारे पहुंच गए। समूह ने अपने शरीर नीचे कर लिए। एक बार रोशनी बुझ जाए तो हम बाहर निकल जाएंगे, ली ले ने अपने आसपास के लोगों से धीमी आवाज में कहा, दो विशाल ब्लॉक हाउस को देखते हुए। ये सुनकर समूह ने भी सिर हिलाया, फिर ली ले और किंग रेन के पीछे पीछे चल पड़े। ये ब्लॉक हाउस की लाइटें बहुत धीरे धीरे घूमती थीं, इसलिए जब तक वे तेजी से चलती थीं तब तक कोई खतरा नहीं था। बस टिमटिमाती रोशनी से लोगों की आंखें थोड़ी चक्कर खा रही थीं। वे तेजी से ब्लॉक हाउस के बीच से गुजरे, फिर वे सीधे ब्लॉक हाउस के दूसरी तरफ पहुंच गए। लगभग पहुंच ही गए। क्या तुम्हें समुद्री हवा की महक आ रही है? रुकते ही लीले का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस जगह पहुंचकर उसे समुद्री हवा की महक आ रही थी, जिसका मतलब था कि वे तट से ज्यादा दूर नहीं थे। अच्छा, तो चलो जल्दी चलते हैं। ये सुनकर समूह बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि जैसे ही वे ब्लॉक हाउस की रोशनी की सीमा से बाहर निकलने वाले थे, अंधेरे से अचानक कई ठंडी चमक दिखाई दी। लीले का चेहरा एकदम बदल गया। सावधान, वह चकमा दे गया। वह बहुत सावधान था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे फिर भी पकड़ा जाएगा। उसी समय दोनों ब्लॉक हाउस की रोशनी सीधे उन पर पड़ी। छुपे हुए तीर हैं। जमीन पर छिपे हथियारों को देखकर लीले थोड़ा स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अभी भी छिपे हुए संतरी हैं। ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक हाउस के आसपास के पहरेदार समय समय पर बदलते रहते हैं। जल्दी करो, वे तोपें दागने वाले हैं। लीले का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वे जाने वाले होंगे उन्हें छिपे हुए तीरों से रोक दिया जाएगा, और इस पल वे सीधे हमले की सीमा में आ गए। उसी समय दो जोरदार धमाके सुनाई दिए। ये आवाज़ें साफ तौर पर तोपों की थीं। जल्दी करो, बचो। किंग रेन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने वांग युदाओ को दागे र से छीन लिया और तेजी से तितर बितर हो गई। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ जहां समूह खड़ा था वहां एक बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जाहिर है इन दो तोपों के गोलों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। किंग रेन ने अपने शरीर पर एक जोरदार शॉकवेव का प्रहार महसूस किया। हालांकि उसने हमले को टाल दिया, लेकिन विस्फोट की तेज लहर से उसके कान फिर भी दुखने लगे। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई, उसका चेहरा सदमे से भर गया। इस समय दागे र के मुंह में ताज़ा खून भरा था, फिर भी वह उठ पाए। हालांकि चेनफा बुरी तरह घायल हो गया था,
जमीन पर पूरी तरह से गिर गया था और उसकी पीठ में छर्रे के कई टुकड़े धंसे हुए थे। उसी समय पास में खड़े ली ले ने भी हल्की भौहें चढ़ाईं, फिर जमीन पर पड़े चेनफा की ओर देखा। उसका क्या हुआ? ली ले ने हल्की भौहें चढ़ाईं। वह और चेनफा एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में इस व्यक्ति के लिए कोई भावना नहीं थी। इसके अलावा चूंकि इस बार निशाना वांग युदाओ था और उसे पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जा सकते थे। जाओ, किंग रेन ने हल्की भौहें चढ़ाईं, फिर दागे र और बायलियान से कहा, हम लगभग बाहर हैं। तुम जिंदा रहो या मरो, तुम टिक पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। ऐसा कहते हुए वह चमक उठी और वांग युदाओ को सीधे ली ले की ओर फेंक दिया। और उसी क्षण एक विस्फोट की आवाज़ फिर से गूंजी। जाहिर है यह आवाज़ तोप के गोले की थी। किंग रेन और चेनफा को तेजी से जाते देख बायलियान और दागे र थोड़े स्तब्ध रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दागे र ने चेनफा को जमीन से उठाया और तेजी से उसके पीछे चल पड़ी। मौजूदा हालात उन्हें वहां खड़े होकर बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। कई लोग तेजी से बाहर भागे, तभी उनके पीछे एक बार फिर जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। उन सभी ने अपनी पीठ पर एक जबरदस्त जोर महसूस किया और इस जबरदस्त शक्ति ने उन्हें बाहर फेंक दिया और हर एक के मुंह से खून निकल आया। हालांकि वे फिर से घायल हो गए। इस बार विस्फोट के झटके की वजह से ही वे सीधे हमले की सीमा से बाहर हो गए। अपने पैरों पर वापस खड़े होते हुए किंग रेन को अपनी पीठ में जलन महसूस हुई। उसने ली ले की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। किंग रेन ने दांत पीस लिए। यिनशा कहाँ है? ली ले ने वांग युदाओ को अपनी बाहों में भर लिया। चूंकि उन्हें उसकी जिंदा जरूरत थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वांग युदाओ को मरने नहीं दे सकते थे, वरना क्या यह मिशन व्यर्थ नहीं जाता और वह खुद को बेकार में ही उजागर कर देता। लगभग पहुंच ही गए, किंग रेन ने बिना पीछे देखे कहा। उसी समय समूह ने पीछे से लोगों को उनका पीछा करते हुए साफ सुना और उनकी गति काफी तेज थी। वे पहले से ही घायल थे और अगर पकड़े जाते तो निस्संदेह उनकी मौत हो जाती। उनके पीछे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। किंग रेन ने महसूस किया कि गोलियां उसके सिर के ऊपर से गुजर रही हैं। जैसे ही ली ले को लगा कि इस बार उनका अंत हो गया है, अचानक उनके सामने प्रकाश की 2 किरणें प्रकट हुईं। प्रकाश देखकर किंग रेन के चेहरे के भाव बदल गए। वे यहाँ हैं। लीले बहुत खुश हुआ और फिर से तेजी से आगे बढ़ा। तभी अचानक सामने एक आकृति दिखाई दी। गौर से देखने पर वह यिनशा निकली। क्या हुआ? यिनशा, जो पहले नाव पर मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा था, ने अचानक एक धमाका सुना। रोशनी पड़ते ही उसने घायल समूह को देखा। हम ठीक हैं, चलो चलें। किंग रेन ने सिर हिलाया और कहा। ये जानते हुए कि अभी बात करने का समय नहीं है, समूह तेजी से नाव की ओर दौड़ा। आखिरकार वे नाव पर चढ़ गए, लेकिन पीछा करने वाले अभी भी उनके पीछे थे और गोलियों की आवाज़ें और नज़दीक आती जा रही थीं। जलयात्रा शुरू करो। अब जब वे नाव पर थे तो इसका मतलब था कि वे ब्लैक प्रिजन के घेरे से बाहर निकल आए थे, इसलिए अब निकलना मुश्किल नहीं था। इसी समय एक बड़ा जहाज धीरे धीरे समुद्र में तैर रहा था। वह कैसा है? दागे र को चेनफा को नीचे लिटाते देख बायलियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेनफा वांग युदाओ के साथ था और अब वांग युदाओ इन लोगों के हाथों में था। बेशक सिर्फ वांग युदाओ ही नहीं, बल्कि वे खुद भी इस जहाज पर थे। बेशक वे खुद ही उसमें सवार हुए थे, इसलिए वे किसी और को दोष नहीं दे सकते थे। आखिरकार इस अफरा-तफरी में बच निकलने का एकमात्र रास्ता जहाज पर चढ़ना ही था। लेकिन सवाल ये था कि ये लोग कौन थे? चेनफा उस पहले हमले से बच नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था कि उस तोप से उसे चोट लग गई थी। हालांकि यह सिर्फ एक चोट थी, लेकिन ऐसे गोले की ताकत साफ जाहिर थी। चोट लगने की तो बात ही छोड़िए, एक आम इंसान के लिए क्यूई तरंग से प्रभावित होने पर भी गंभीर चोट लग सकती थी या उसकी मौत हो सकती थी। इस बार चोट लगने के बाद भी चेनफा का जिंदा रहना वाकई बहुत बड़ी किस्मत थी। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन लगता है कि उसे कोई जानलेवा खतरा नहीं है। दागे र ने चेनफा की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। असामान्य रूप से पीला चेहरा फिर समूह की ओर मुड़ा। वांग युदाओ को किंग रेन की बाहों में देखकर यिनशा ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस आदमी के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया था और ली ले भी गद्दार बन गया। व्हाइट शील्ड के लिए ब्लैक जेल में मुखबिर बिठाना बेहद मुश्किल था। किंग रेन पहले भी इस मामले की वजह से बेनकाब हो चुका था और अब ली ले भी। इसका मतलब था कि वांग युदाओ की वजह से ब्लैक जेल में व्हाइट शील्ड के 2 मुखबिर बेनकाब हो गए थे। सचमुच अक्षम्य। यिनशा की आंखों में उदासी छा गई। अगर वे उस आदमी को वापस लाते तो वांग युदाओ जरूर मर जाता। केबिन के अंदर यिनशा ने बाहर दागे र और बायलियान को देखा, फिर अपनी ठुड्डी से लीले की ओर इशारा किया। वे कौन हैं? वे ब्लैक जेल से हमारा पीछा कर रहे थे। लीले ने समूह की ओर देखा।
आमतौर पर व्हाइट शील्ड का बाहरी लोगों से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन इस बार क्योंकि दागे, बायलियान और चेनफा सब साथ थे, उन्हें भी साथ लाया गया था। तो बस उन्हें मार डालो। यिनशा उठने ही वाला था, लेकिन ली ले ने उसे रोक दिया। परेशान मत हो, जब हम नाव पर उतरेंगे तो उन्हें नाव से उतार देना। यिनशा के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन फिर भी वह किसी को मारने के लिए नहीं उठा। आखिरकार उनका मिशन पूरा हो चुका था, और जहां तक ब्लैक प्रिजन से बाहर आए लोगों का सवाल है, उनका अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार जहाज नाव पर आ गया। दागे, और बायलियान के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन फिर भी वे ब्लैक प्रिजन से बचकर खुश थे। हालांकि इन व्हाइट शील्ड सदस्यों को वांग युदाओ को ले जाते देखकर दागे, बेबसी से बायलियान को देख रहा था। मैंने उन्हें पहले कहते सुना था कि वे व्हाइट शील्ड से थे। ये व्हाइट शील्ड, ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये जाना पहचाना कैसे नहीं हो सकता? ब्लैक प्रिजन का कट्टर दुश्मन। क्या तुम व्हाइट शील्ड को नहीं जानते? बायलियान ने दागे, की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अबूझ अर्थ झलक रहा था। अगर ब्लैक प्रिजन रहस्यमय था, तो व्हाइट शील्ड उससे भी ज्यादा रहस्यमयी संस्था थी। बहुत कम आम लोगों ने इसके बारे में सुना था, और जिन्होंने सुना भी था, उन्हें भी नहीं पता था कि यह तथाकथित व्हाइट शील्ड कहाँ स्थित है। अगर वांग युदाओ को पता होता कि किंग रेन अचानक उस पर घात लगाकर हमला करेगा और उसे एक बिल्कुल अनजान जगह ले जाएगा, तो उसे जरूर यह पुरानी कहावत याद आती, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया में किसी बात का पछतावा नहीं होता। नींद में आंखें खोलते ही वांग युदाओ के सिर में हल्का सा दर्द हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। लेकिन यह वह लोहे की कोठरी नहीं थी जो उसने ब्लैक प्रिजन में जागने पर देखी थी। यह एक कमरा था, एक साधारण कमरा। छत पर रोशनी थोड़ी तेज थी। वांग युदाओ ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। एक पल बाद उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दीं। आंखें, कमरे का साज सज्जा तो पूरी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। अगर वांग युदाओ गलत नहीं थे, तो यह एक ऑपरेशन रूम होना चाहिए, हालांकि अस्पताल जैसा नहीं। अचानक दरवाजे के बाहर गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर जल्दी से लेट गए। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। खटखटाहट के साथ दरवाज़ा खुला। कदमों की आहट से पता चला कि एक से ज्यादा लोग अंदर आ चुके थे। नए लोग धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचे, बीच बीच में बोलते हुए, बूढ़े डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि उसका दिल निकालकर उसकी जगह हमारे तीसरे मास्टर का दिल लगाना ठीक रहेगा? यह एक औरत की आवाज़ थी, और उस पर भी एक जानी पहचानी औरत की आवाज़। जरूर, क्या तुम्हें मेरी चिकित्सा कला नहीं पता? पहले तीसरे मास्टर की बीमारी के लिए फंगस राजा की जरूरत थी, लेकिन इसने उसे खा लिया। चूंकि ऐसा ही है, तो उसका दिल निकालकर उसकी जगह तीसरे गुरु का दिल लगाने से भी यही असर होगा। बोलने वाला व्यक्ति जरूर काफी बूढ़ा रहा होगा, उसकी आवाज कुछ भारी थी। लेकिन बिस्तर पर लेटे वांग युदाओ तुरंत भड़क गए। कवक राजा, वह व्यक्ति जिसने कवक राजा को खाया, क्या यह उसी की ओर इशारा नहीं था? कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग उसे ले जाने के लिए बेताब थे। तो ये किसी तीसरे गुरु के लिए था, और वे उसका दिल भी खोदना चाहते थे। क्या यह उसकी जान लेने की योजना नहीं थी? नहीं, वह यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन अब स्थिति काफी खतरनाक थी, क्योंकि वांग युदाओ को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है। उसी समय कदमों की आहट बिस्तर के पास पहुंच चुकी थी। वांग युदाओ के शरीर की त्वचा में रोंगटे खड़े होने लगे थे। अरे हाँ, ली ले, तुमने पहले कहा था कि गोल्डन आर्मर आर्मी उसी ने लाई थी, क्या ये सच है? किंग रेन के हाव भाव थोड़े अजीब थे। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से लीले से पूछा, जो साथ आया था, ये सच है? तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? लीले ने भौहें चढ़ाईं। लीले, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं थे? ये बच्चा गोल्डन आर्मर आर्मी से लड़ रहा है। यिनशा ने लीले को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह जानता था कि वांग युदाओ कितना कुछ कर सकता है। शांगनान शहर में उसने एक बार वांग युदाओ के खिलाफ एक चाल चली थी। अगर किंग रेन का हस्तक्षेप न होता, तो वांग युदाओ शायद अब तक एक लाश बन चुका होता। लेकिन जब लीले पहले वापस आया, तो उसने सचमुच कहा कि इस काली जेल जंगल युद्ध में स्वर्ण कवच सेना का प्रकट होना वांग युदाओ की वजह से था। कितना बेतुका बयान है। तो यिनशा को लगा कि लीले जरूर कुछ छिपा रहा है। यिनशा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उस समय अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लीले के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। बेशक, पूछताछ कभी अच्छी नहीं लगती। कौन जाने, यिनशा ने नाक सिकुड़ी। बस, बहस बंद करो। किंग रेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर मुड़कर बूढ़े डॉक्टर की तरफ देखा। अगर लीले ने जो कहा वह सच है, तो क्या हमें इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? आखिर वह एक नौजवान है जिसकी तुलना गोल्डन आर्मर आर्मी से की जा सकती है। किंग रेन, तुम सच में लीले की बातों पर यकीन करते हो? किंग रेन की बातें सुनकर यिनशा आग बबूला हो गया। बूढ़े डॉक्टर की भौहें भी सिकुड़ गईं।
उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे बाकी बातों की परवाह नहीं है। खैर, तीसरे गुरु ने कहा है कि उसे दिल चाहिए, इसलिए यह बूढ़ा आदमी उसे दिल दे देगा। बाकी बातों का इस बूढ़े आदमी से कोई लेना देना नहीं है। बोलते हुए उसने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में एक ठंडी चमक दौड़ गई। एक छोटा सा सर्जिकल चाकू दिखाई दिया। सफ़ेद रोशनी में ब्लेड ठंडी चमक रहा था, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किंग रेन ने दांत पीस लिए, थोड़ी चिंतित। वह नहीं चाहती थी कि वांग युदाओ यहाँ मर जाए। आखिरकार वांग युदाओ ने उसे पहले भी बचाया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि लीले की बात सच हो, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि यह नामुमकिन है। हालांकि लीले ने बार बार जोर देकर कहा था कि गोल्डन आर्मर आर्मी का आना वाकई वांग युदाओ की वजह से है, लेकिन उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई कि पहाड़ों में लगभग मर चुका आदमी गोल्डन आर्मर आर्मी को फुसलाकर बाहर ले आएगा। वांग युदाओ जानता था कि वह अब अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और एक तरफ लुढ़क गया। बूढ़ा डॉक्टर, जो पहले अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था, ये देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से बोला। इस समय वांग युदाओ बिस्तर से लुढ़क चुका था और गौर से देख रहा था। समूह लीले और बाकी लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वांग युदाओ अचानक जाग जाएगा, या शायद वांग युदाओ पूरे समय जाग रहा था। किंग रेन थोड़ा चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर अचानक खुशी की एक झलक दिखाई दी। वांग युदाओ जाग रहा था, जिसका मतलब था कि अभी भी कुछ करने की गुंजाइश थी। लेकिन जब उसने फिर से इसके बारे में सोचा तो उसका दिल बैठ गया। हालांकि यह व्हाइट शील्ड नहीं था, यह व्हाइट शील्ड की एक शाखा थी। कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, वांग युदाओ की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा तीसरे गुरु ने कहा था कि उन्हें वांग युदाओ का दिल चाहिए। वह जिंदा नहीं जा सकते थे। तुम लोग कौन हो? वांग युदाओ ने दीवार से अपना शरीर सटा लिया और गंभीर भाव से उन्हें देखा। उसने जंगल युद्ध के दौरान यिनशा, किंग रेन और लीले को भी देखा था, लेकिन उनके हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि वे सभी एक ही गुट के थे, और वह पूरे समय जाग रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उनकी बातें सुन लीं। बूढ़े डॉक्टर, क्या हो रहा है? क्या तुमने उसे दवा नहीं दी? वो अपने आप कैसे जाग गया? यिनशा ने अचानक बूढ़े डॉक्टर से पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने भी आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। काफी देर बाद उसने कुछ बार जीभ चटकाए। ये बच्चा थोड़ा अलग है। यिनशा को समझ नहीं आया कि बूढ़े डॉक्टर अलग से क्या मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वांग युदाओ अभी जाग भी गया तो भी उसकी आंतें फटने की नियति नहीं बदलेगी। मैं उसे पकड़ने जाऊंगा। यिनशा आगे बढ़ा। अरे, लीले ने जल्दी से आवाज लगाई, लेकिन तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उस आदमी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसे थोड़ा कष्ट सहने दो। यिनशा ने एक धीमी चीख मारी। उसका शरीर एक खूंखार बाघ की तरह सीधे वांग युदाओ की ओर झपटा। वांग युदाओ कोने में खड़ा यिनशा को हमलावर देख रहा था, लेकिन कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह बुरी तरह डर गया हो। यिनशा के मुंह के कोने पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। स्वर्ण कवच सेना का क्या मुकाबला? उसने वांग युदाओ को पहले भी देखा था। लीले ने स्वर्ण कवच सेना के आने की खबर छिपाने की हिम्मत की। वह एक पल में वांग युदाओ को पकड़ लेगा और फिर वह देखेगा कि लीले क्या कहना चाहता है। विशाल मुट्ठी धीरे धीरे वांग युदाओ की छाती की ओर मुड़ी। किंग रेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी नज़रों में मुट्ठी बड़ी और बड़ी होती गई। यिनशा के मुंह पर ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर वांग युदाओ भावशून्य था। जैसे ही मुट्ठी वांग युदाओ के शरीर पर पड़ने वाली थी, अचानक वांग युदाओ, जो स्थिर खड़ा था, ने अपना पैर उठा लिया। उस लात की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि यिनशा को बस एक काला धब्बा ही दिखाई दे रहा था। फिर मुक्का वांग युदाओ के शरीर पर पड़ने से पहले ही यिनशा के पेट से एक जबरदस्त जोर आया। वह जोर सीधे यिनशा की छाती पर लगा और क्यूई का एक तेज उछाल उसके सिर तक पहुंच गया। लगभग 1.8 मीटर लंबा दागेयर यिनशा वांग युदाओ की लात से सीधे उड़ गया। उसकी नज़र में झटका धीरे धीरे बढ़ता गया। यिनशा का शरीर हवा में उड़ गया। कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ये यिनशा के विशाल शरीर के जमीन से जोर से टकराने की आवाज़ थी। ये कैसे हो सकता है? यिनशा जमीन पर एक विशालकाय मेढक की तरह पड़ा था। उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी नज़र वांग युदाओ पर टिकी थी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। शांगनान शहर में वांग युदाओ अभी भी उसकी दया पर एक मेमना था। अब वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? एक ही वार, बस एक वार, और उसने उसके शरीर को मानो जड़वत कर दिया। यह आदमी इतना दुर्जय कब हो गया? असंभव, बिल्कुल असंभव। यिनशा दहाड़ा। उसकी बाहों की नसें उभर आईं। वह लड़खड़ाते हुए, आंखों से आग की लपटें निकलते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर वांग युदाओ पर फिर से टूट पड़ा। यिनशा को फिर से हमला करते देख वांग युदाओ की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। वह अब स्थिर नहीं रहा, बल्कि यिनशा की ओर दौड़ा। उसने मुक्का मारने की सही टाइमिंग पकड़ी और फिर उसके कंधे पर फिर से मुक्का मारा।
यिनशा का शरीर मानो किसी बड़े ट्रक से टकराया हो, सीधा पीछे की ओर उड़ रहा था। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कमरे के अंदर किंग रेन ने अपनी आंखें झपकाईं। यिनशा के बेहोश होने तक उसने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भयभीत भाव से वांग युदाओ को देखा। क्या यह आदमी अब भी वांग युदाओ था? क्या वह अब भी वही वांग युदाओ था जिसे उसने शांगनान शहर में देखा था? इस आदमी ने कौन सी आत्मा की गोली खा ली थी कि वह इतना शक्तिशाली हो गया? मुझे पता था, वह तो बस मुसीबत मोल ले रहा है। यिनशा के बेहोश होते ही लीले की भौहें हल्की सी तन गईं। उसने वांग युदाओ की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था, इसलिए उसे यिनशा के इतनी आसानी से हार जाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वांग युदाओ यिनशा का मुकाबला न करता तो यह अजीब होता। आखिर तुम लोग कौन हो? वांग युदाओ ने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा। वह पहले ब्लैक प्रिजन में था, लेकिन किंग रेन ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। क्यों? अगर किंग रेन के उसके प्रति बुरे इरादे थे तो उसने ब्लैक प्रिजन में उसे बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? जब तक कि उसमें कुछ ऐसा न हो जिसकी इन लोगों को ज़रूरत हो। और उसने उन्हें पहले ये कहते सुना था कि वे उसका दिल चाहते हैं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य था। क्या यह उसकी जान मांगना नहीं था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति इतना कुशल होगा। बूढ़े डॉक्टर ने तारीफ की, फिर मुड़कर किंग रेन की तरफ देखा। किंग रेन ने उन्हें वांग युदाओ के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वांग युदाओ इतना शक्तिशाली है। बूढ़े डॉक्टर की निगाहें देखकर किंग रेन समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन इस स्थिति में न सिर्फ बूढ़ी डॉक्टर उलझन में थी, बल्कि वह खुद भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। कितना समय हो गया था? वांग युदाओ बिल्कुल अलग इंसान कैसे बन गया? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने फंगस राजा को खा लिया? बूढ़े डॉक्टर ने वांग युदाओ की तरफ देखा। चूंकि तीसरे मास्टर की बीमारी का इलाज सिर्फ फंगस किंग से ही हो सकता था, इसलिए अगर उनके सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर भी होता तो भी उन्हें उसे पकड़ना ही पड़ता। फिर वे उसका दिल निकालकर तीसरे मास्टर का दिल लगा देते। वांग युदाओ को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का क्या मतलब है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आखिरकार इन लोगों को फंगस किंग चाहिए था। हालांकि फंगस किंग को तो उसने पहले ही निगल लिया था और ये लोग जानते थे कि उसने उसे निगल लिया है। अब उससे पूछना शायद सिर्फ पुष्टि करने के लिए था। हालांकि शायद वे इस चीज से किसी की बीमारी ठीक करना चाहते थे। वांग युदाओ के मन में एक प्रेरणा कौन थी? फिर उसने बूढ़े डॉक्टर की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई जानने वाला बीमार होगा। हो सके तो मैं मदद कर सकता हूँ। वांग युदाओ की बात सुनकर सभी थोड़ा रुक गए। फिर किंग रेन ने अजीब से भाव से वांग युदाओ की ओर देखा और बूढ़े डॉक्टर ने भी एक पल के लिए स्तब्ध होकर अपना सिर हिलाया। जियाओ वावा, क्या तुम जानते हो कि मैं, बूढ़ा आदमी, कौन हूँ? वांग युदाओ ने बूढ़े आदमी को अजीब तरह से देखा। इस दुनिया में 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं जो चिकित्सा कौशल में मुझसे आगे निकल सकें। उसने अपनी हथेली हिलाते हुए कहा। बूढ़े डॉक्टर का चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर उसकी भौहें उठीं। क्या तुम्हें यकीन है? जियाओ वावा, तुम्हारे कौशल को देखते हुए तुम सचमुच मुझसे बेहतर हो, लेकिन चिकित्सा कौशल के मामले में तुम मेरे प्रशिक्षु बनने के भी योग्य नहीं हो। बूढ़े डॉक्टर ने अपनी पीठ सीधी की, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई भी करनी चाहिए, वरना तुम पहाड़ों में क्यों प्रकट होते और जंगली भेड़िए के कवक को भी क्यों ले जाते, फिर उसी से कवकराज को फुसलाकर निगल जाते। किंग रेन थोड़ा रुका, फिर आश्चर्य से वांग युदाओ की ओर देखा। हाँ, वांग युदाओ ने उस समय ठीक यही किया था। तो यह आदमी शायद वाकई डॉक्टर हो। अगर वह सचमुच डॉक्टर होता तो शायद। किंग रेन ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपने अनुमान को खारिज कर दिया। ये कैसे संभव था? बूढ़े डॉक्टर के पास भी बस यही एक तरीका था। व्हाइट शील्ड में बूढ़े डॉक्टर का बहुत ऊंचा स्थान था। जैसा कि बूढ़े डॉक्टर ने खुद कहा था, इस दुनिया में जो लोग चिकित्सा कौशल में उनसे आगे निकल सकते हैं, वे शायद 5 उंगलियों से ज्यादा नहीं होंगे। ये कैसी अवधारणा थी? ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और वांग युदाओ, इतना युवा, उसके पास बूढ़े डॉक्टर से तुलना करने के लिए क्या पूंजी थी? वरिष्ठ, आपको इतना निश्चित नहीं बोलना चाहिए। साथ चल रहे 3 लोगों में से भी एक तो मेरा गुरु होगा ही। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है कि मेरी चिकित्सा कुशलता आपकी चिकित्सा कुशलता से कमतर है? क्यों न हम प्रतिस्पर्धा करें? वांग युदाओ ने दिलचस्पी से दूसरे की ओर देखा। अगर दूसरा पक्ष सचमुच किसी खास मरीज के लिए ही था तो उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। उसकी वर्तमान स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत आशावादी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि उसने पिछली बार शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक को स्तर 2 तक उन्नत कर लिया था, फिर भी अब उसके पास फार्मासिस्ट के स्तर तक पहुंचने के लिए औषधीय बिंदुओं की बस थोड़ी सी कमी थी। अगर वह ऐसा कर पाता तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण चिकित्सा प्रशिक्षु कर सकता था। उस समय नए कौशल स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाते।
इसलिए जब तक उसे पता है कि दूसरे पक्ष को क्या बीमारी है और वह उसका इलाज करना चाहता है, तब तक यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर ने बिना कुछ बोले वांग युदाओ को देखा, लेकिन उसका मन थोड़ा अजीब सा लगा। यह आदमी इतने आत्मविश्वास से बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसमें वाकई कुछ तो है। क्या उसके पास वाकई चिकित्सा कौशल हो सकता है? हालांकि स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से इस पर विश्वास नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं कि मेरे मरीज को आपके दिल की ज़रूरत क्यों है? बूढ़े डॉक्टर ने वांग युदाओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या ये बकवास नहीं था? वह मरीज से मिला भी नहीं था और सबसे ज़रूरी बात, उसे चिकित्सा कौशल की ज़्यादा समझ नहीं थी। हालांकि उसने औषधीय अवयवों के बारे में बहुत कुछ रट लिया था क्योंकि उसे लगातार दवा लेनी पड़ती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी चिकित्सा कौशल अच्छी थी। मेरे मरीज का दिल क्षतिग्रस्त हो गया था। सामान्य तौर पर मौजूदा चिकित्सा तकनीकों के साथ दिल बदलना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन जोखिम स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है और मैं अपने मरीज को हृदय प्रत्यारोपण के बाद किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की इजाज़त नहीं दूंगा। इसके अलावा मरीज की शारीरिक संरचना ठंडी है और अगर सामान्य दिल लगाया जाता तो उसकी उम्र निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित होती। फंगस किंग को हजारों औषधीय सामग्रियों में से मैंने चुना था, लेकिन बदकिस्मती से आपने उसे निगल लिया। हालांकि फंगस किंग, जो स्वाभाविक रूप से गर्म होता है, आपने खा लिया, लेकिन उसके औषधीय गुण रक्त के स्रोत यानी हृदय में जमा हो जाएंगे। जब तक आपका दिल मेरे मरीज में प्रत्यारोपित होता है, तब तक उसके रक्त में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे उसकी शारीरिक संरचना ठंडी भी हो सकती है और उसका शरीर मजबूत भी हो सकता है। बूढ़ा डॉक्टर काफी देर तक बोलता रहा। वांग युदाओ की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इस आदमी के पास वाकई कुछ तरकीबें छिपी थीं। सच कहूं तो अगर सिस्टम न होता तो उसे फंगस किंग के बारे में पता भी नहीं होता। उसने इस तरह के औषधीय तत्व के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और शायद जियांग जी और बाकियों ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या आपने पहले कभी इस विचार पर अमल किया है? वांग युदाओ ने अपनी बाहें पार की। उनके होठों पर मुस्कान थी जब उन्होंने बूढ़े डॉक्टर की ओर देखा। बूढ़े डॉक्टर ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर सच्चाई से अपना सिर हिलाया। अरे, जैसी उम्मीद थी, तुमने नहीं किया। हालांकि तुमने जो कहा वो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह सब बुनियादी सिद्धांत है, मतलब तुमने इसका अभ्यास ही नहीं किया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? क्या तुम्हें 100% यकीन है? धिक्कार है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और फंगस किंग मिल सकता है। अगर मिल भी सकता तो तुम्हें उसके पास आने की ज़रूरत ही क्या थी? बूढ़े डॉक्टर की भौहें और भी तंग गईं। वांग युदाओ के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से उसे वहीं चोट पहुंचाई जहां उसे दर्द था। हालांकि उसके द्वारा कहे गए शब्दों की लंबी श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही थी, फिर भी कुछ समस्याएं थीं जिनका समाधान जरूरी था। उसने शुरू से ही इन बातों पर ध्यान दिया था और समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो इस प्रक्रिया की सफलता दर बहुत ज्यादा थी, पूरे 80%, लेकिन जैसा कि वांग युदाओ ने कहा था, उसे 100% यकीन नहीं था। हालांकि इस तरह से हृदय बदलने से तीसरे गुरु की सर्दी की बीमारी जरूर ठीक हो जाती, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उसे गर्मी की बीमारी नहीं होगी।